हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड SA 210, जिसका कि नाम है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है और बहुत इजी भी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर केस सिनेरियो भी बनता है, इंडिपेंडेंट MCQ भी बनते हैं, इसके ऊपर आपके ऑडिट के एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चंस भी बनते हैं और डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी इस स्टैंडर्ड से बनते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी भी स्टैंडर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, यानी ये ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो होता है, जब कोई क्लाइंट यहाँ पे ऑडिटर को इंगेज करता है फॉर द ऑडिट असाइनमेंट, तो यहाँ पे ऑडिटर जो है, ध्यान से समझिएगा, ऑडिटर यहाँ पे जो भी टर्म्स ऑफ द ऑडिट रहेगी, तो ऑडिटर अपने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में, ये ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में ऑडिटर आगे क्लाइंट को बताएगा कि उसकी टर्म्स ऑफ द ऑडिट क्या रहेगी, यानी ऑडिट एंगेजमेंट की जो यहाँ पे नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, क्या क्या टर्म्स के ऊपर ही आगे ऑडिटर यहाँ पे ऑडिट करने वाला है। तो यहाँ पे ऑडिटर भेजेगा अपने क्लाइंट को ऑडिट की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो यही हमारा SA डील करता है, SA 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, यानी ऑडिट का जो एंगेजमेंट रहेगा ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में, तो उसकी टर्म्स क्या रहेंगी, उसकी कंडीशंस क्या रहेगी, उनके ऊपर दोनों पार्टी को, यानी क्लाइंट को भी एग्री करना है और ऑडिटर को भी एग्री करना है। तो यहाँ पे ऑडिटर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजेगा क्लाइंट को। तो अब देखिए समझते हैं स्कोप ऑफ दिस ऐसे, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है। स्कोप तो ये है कि दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी इन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट विद द मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस। ये हमने समझ लिया कि अब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है टू एक्सेप्ट करना या फिर कंटिन्यू करना। एक्सेप्ट करने का वर्ड है यहाँ पे कि विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू असाइनमेंट, अगर कोई पहली बार ऑडिट आ रही है ऑडिटर के पास, तो उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। और यहाँ फिर कंटिन्यू विथ रिस्पेक्ट टू, यानी लास्ट ईयर तो उसने उस क्लाइंट की ऑडिट की थी, उस एंटिटी की ऑडिट कर रखी है, तो अगले साल के लिए उसको ऑडिट कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो उसके रिस्पेक्ट में कि टू एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू एंड ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन, यानी तभी वो एक्सेप्ट या कंटिन्यू करेगा when the basis upon which it is to be performed has been agreed upon। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, समझिएगा कि जिस बेसिस पे, यानी क्या है बेसिस ऑन विच अपॉन इट इज टू बी परफॉर्म्ड, यानी वो ऑडिट किस बेसिस के ऊपर, बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है उस ऑडिट का, जिसके ऊपर वो परफॉर्म होने वाली है, कि वो है कि नहीं है वो बेसिस। अब वो बेसिस क्या होनी चाहिए ऑडिट के, तो एस्टेब्लिशिंग वेदर द प्री कंडीशंस। अब प्री कंडीशंस क्या अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो प्री कंडीशंस ऑफ द ऑडिट है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। अब देखिए साथ के साथ हम कवर करते हैं प्री कंडीशंस क्या है। तो यहाँ पे प्री कंडीशंस है कि यहाँ पे डिटरमाइन वेदर द FRF टू बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सेप्टेबल, यानी जो क्लाइंट है उसके ऊपर जो FRF यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो अप्लाई होते हैं, तो क्या वो उसी अकॉर्डिंग उस मैनेजमेंट ने, क्लाइंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं कि नहीं। जो FRF का मतलब, अगर इंड AS के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने हैं, AS के हिसाब से होने हैं, IFRS के हिसाब से होने हैं, शेड्यूल 3 के रिक्वायरमेंट है, तो जिसके भी हिसाब से जो एक्सेप्टेबल है उस क्लाइंट के नेचर के हिसाब से, तो क्या उसके ऊपर जो एप्लीकेबल है उसी हिसाब से उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं कि नहीं है। तो ये होता है प्री कंडीशंस। तो ये उस हिसाब से ऑडिटर देखेगा कि जो भी FRF है, जिसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। एक्सेप्टेबल का मतलब जिस हिसाब से बनने चाहिए थे उसी हिसाब से क्लाइंट ने बनाए हैं कि नहीं। दूसरी प्री कंडीशंस है obtain the agreement of the management, यानी मैनेजमेंट से यहाँ पे ऑडिटर एग्रीमेंट लेगा that it has acknowledged and understand, की मैनेजमेंट ने acknowledge यानी मान लिया है और समझ लिया है क्या चीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू, यानी ऑडिटर मैनेजमेंट से अग्रीमेंट लेगा कि उसने अपनी, यानी मैनेजमेंट की जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्नॉलेज भी कर ली है और अंडरस्टैंड भी कर ली है। कौन सी यहाँ पे मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यानी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर FRF वो मैनेजमेंट की होनी चाहिए। इंटरनल कंट्रोल जो है कि दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो ये इंश्योर करना कि इंटरनल कंट्रोल रॉबस्ट ऑपरेटिव है कि नहीं है, तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद द एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टिव एक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, टू द पर्सन विद इन द एंटिटी। अगर यहाँ पे ऑडिटर को फॉर एग्जाम्पल किसी स्टोर पर्सन से कुछ पूछना है कि जो भी सामान आता है वो उसको कैसे, उसको एंट्री करता है, वो इशू कैसे करता है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, तो किसी भी पर्सन से अगर ऑडिटर को कुछ पूछना है, इंक्वायरी करनी है, तो उसको ऑडिटर को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए टू द पर्संस ऑफ द क्लाइंट बिजनेस। तो यहाँ पे ये तीन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ये यहाँ पे इसकी मैनेजमेंट की रहेगी। तो ये दोनों मिला के 1 और 2 जो मिला के ये प्री कंडीशंस होती है। तो ये प्री कंडीशन तो यहाँ पे ऑडिटर देखेगा कि प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये SA 210 बताता है कि कोई भी ऑडिट का जब यहाँ पे इंगेजमेंट है, तो वो एक्सेप्ट करने से पहले या कंटिन्यू करने से पहले ऑडिटर देखेगा कि ये जो प्री कंडीशंस के 2 पॉइंट्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट होने ही चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कंफर्मिंग दैट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट
मैनेजमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये तो एसए का नाम ही है कि एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट ने और जो ऑडिटर आपस में जो टर्म्स डिसाइड कर रहे हैं वो कॉमन होने चाहिए, दोनों को उस पर कंफर्म होना चाहिए, एग्री करना चाहिए। उसके बाद ही अगर ऑडिटर भी एग्री करता है उन टर्म्स पे, मैनेजमेंट भी एग्री करता है, उसके बाद ही जाके यहाँ पे ऑडिटर को एक्सेप्ट या कंटिन्यू करना चाहिए वो ऑडिट का एंगेजमेंट। तो ये प्री कंडीशन हमने कवर कर ली है। अब देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड क्या है। इफ द मैनेजमेंट दोज चार्जेस विद गवर्नेंस इम्पोज एनी लिमिटेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि अगर मैनेजमेंट ने कोई यहाँ पे लिमिटेशंस लगा दी ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिटर, यानी अगर मैनेजमेंट ने बोल दिया कि आप उस पर्टिकुलर स्टोर वाले पर्सन से बात नहीं कर सकते, आपको डेटर्स से कंफर्मेशन के लिए आप उसको यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आप उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी वो रीजन दे सकते हैं। तो अगर कोई भी लिमिटेशंस लगा रखते हैं कि आप परचेज के पूरे ट्रांजेक्शन चेक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फाइल्स नहीं है, XYZ फॉर एनी रीजन, अगर वो लिमिट कर रहा है ऑडिटर के कोई भी काम को, और ऐसा लिमिटेशन से ध्यान रखिए दोनों चीज समझिएगा। अगर पहली चीज तो ये जो मैनेजमेंट है दोज चार्ज विद गवर्नेंस है वो कोई लिमिटेशंस लगा रहा है, और वो जो लिमिटेशन इस तरीके की है कि ऑडिटर डिस्क्लेमर ओपिनियन देगा। आप डिस्क्लेमर ओपिनियन क्या होता है, क्वालिफिकेशन ओपिनियन क्या होता है, तो ये मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड हमने दूसरे वीडियो में कवर कर रखा है, तो मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको समझ सकते हैं। तो अगर कोई मैनेजमेंट कोई लिमिटेशंस लगा रहा है और इस तरीके की लिमिटेशंस है कि ऑडिटर को डिस्क्लेमर ओपिनियन देना पड़ेगा, तो ऑडिटर विल नॉट एक्सेप्ट सच एन लिमिटेड एंगेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, केस बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई मैनेजमेंट कोई लिमिटेशंस लगा रहा है और वो लिमिटेशंस इस नेचर की है कि ऑडिटर को डिस्क्लेमर ओपिनियन ही देना पड़ जाएगा, तो ऑडिटर तो वो ऑडिट असाइनमेंट लेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पहले से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे उसका जो स्कोप है वो लिमिटेड कर दिया है मैनेजमेंट ने। दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ द प्री कंडीशंस ऑफ द, अब प्री कंडीशंस हमने समझ ली, अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है जो कि बेस है उस ऑडिट असाइनमेंट के एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का, अगर प्री कंडीशंस ही प्रेजेंट नहीं है तो ऑडिटर शैल डिस्कस, तो वो मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा। द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड एंगेजमेंट। प्रपोज्ड की बात क्यों हो रही है, क्योंकि अभी तक ऑडिटर ने एक्सेप्ट नहीं की है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, केवल वही यहाँ पे बात चल रही है। तो ऐसा कोई प्रपोज एंगेजमेंट है जहाँ पे प्री कंडीशंस ही यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे मैनेजमेंट से डिस्कशंस के बाद भी अगर ऐसे ऑडिटर को ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रॉपर एक्सेस नहीं मिलेगा, तो ऑडिटर वो यहाँ पे असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। और द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड एंगेजमेंट इफ द FRF इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ द एंगेजमेंट एग्रीमेंट हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड। तो अगर एग्रीमेंट नहीं बन रहा है या फिर कोई FRF के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इन शॉर्ट प्री कंडीशंस ऑफ द ऑडिट इज नॉट आर नॉट प्रेजेंट। तो अगर ऐसा है तो ऑडिटर यहाँ पे भी अपना ऑडिट का असाइनमेंट जो प्रपोज्ड एंगेजमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो हमने स्टार्ट किया है तो उसमें टर्म्स क्या, मतलब पॉइंट्स क्या होनी चाहिए ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के। तो द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट क्या रहेगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या रहेंगे, रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट क्या रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें रहेंगे। अब नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट यानी वही कंटिन्यू वाला, पिछले साल भी ऑडिटर ने इस पर्टिकुलर सेम क्लाइंट का ऑडिट कर रखा है, अब करंट ईयर के लिए भी क्या वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नेक्स्ट ईयर्स में भी करेगा, तो वो रिकरिंग यानी एक बार तो पिछली बार हो चुका है तो क्या वो वापस रिपीट होगा कि रिकरिंग ऑडिटर यानी पिछले साल जिस क्लाइंट का कर रहा है अगले साल भी वही सेम ऑडिटर सेम क्लाइंट का करेगा। तो ऑडिटर शैल एक्सेस वेदर टू रिवाइज और रिमाइंड द टर्म्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस सिनेरियो में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है और डायरेक्ट बन सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एक चीज ध्यान रखिएगा, हर साल भेजने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक ही ऑडिटर अगर पर्टिकुलर क्लाइंट का ऑडिट 2-3 साल कंटिन्यू कर रहा है तो उसको हर साल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या इज इट मैंडेटरी टू सेंड ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ईच ईयर, तो नो, आंसर इज नो। कब आपको फ्रेश या न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ेगा, तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कुछ स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट हुई है, रिसेंट चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट हुआ है, कुछ सिग्निफिकेंट चेंज इन द ओनरशिप यानी जो मैनेजमेंट है ओनरशिप उसमें चेंज हुआ है, कुछ चेंज इन द नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटी यानी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई बिजनेस में बहुत ज्यादा, तब यहाँ पे न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू करेगा ऑडिटर। लीगल कुछ रेगुलेटरी चेंज अगर हुए हैं, कुछ भी अगर मेजर चेंज होता है तब जाके ऑडिटर नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर अपना उसमें क्लाइंट को देगा, अदरवाइज सेम ऑडिट एंगेजमेंट लेटर से बात चल जाती है, हर बार न्यू इशू करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया मेरा रिकरिंग ऑडिट के रिस्पेक्ट में। द ऑडिटर शैल असेस यानी वो खुद असेस करेगा कि वेदर टू रिवाइज एंड या रिमाइंड द टर्म्स, क्या वो वापस उसको रिवाइज करने की टर्म्स को जरूरत है कि नहीं है, तो किस बेसिस पे रिवाइज या रिमाइंड होता है वो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए। अब नेक्स्ट देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंज इन द ऑडिट एंगेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन।
तो यहाँ पे क्या होगा, इफ प्रायर टू द कंप्लीटिंग, यानी ऑडिट असाइनमेंट कंप्लीट होने से पहले द ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड, यानी ऑडिटर को मैनेजमेंट क्लाइंट ये रिक्वेस्ट करता है चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट दैट कन्वेज। अब देखिए यहाँ पे क्या है पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंज। अब ऑडिट एंगेजमेंट में चेंज दो तरीके से हो सकता है कि या तो यहाँ पे ऑडिटर ये जो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट इन द चेंज ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। यहाँ पे क्लाइंट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको पता है स्टूडेंट्स कि ऑडिट में रीजनेबल अश्योरेंस जाता है और रिव्यू में लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस जाता है। तो यहाँ पे पहली चीज तो चेंज इस तरीके से हो रहा है कि क्लाइंट ऑडिटर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ऑडिट ना करके रिव्यू कर लो। अब ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क है, इसके लिए भी हमने ऑडिट यहाँ पे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड करके एक वीडियो बना रखा है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ऑडिटर ये कह रहा है कि इस तरीके के चेंज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस ना करके आप रिव्यू कर दो और हमें लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस भी दे दो तो भी हमको चलेगा। तो अगर ऐसा कुछ यहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो, कि क्या यहाँ पे जो रिक्वेस्ट कर रहा है मैनेजमेंट तो उसकी कोई रीजन, जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट का बेसिस है वो रीजनेबल है कि नहीं है। दूसरा यहाँ पे चेंजेस का पॉइंट हो सकता है, if the change of the audit engagement, if the terms of the audit engagements are changed, the auditor and the management shall agree upon the new terms of engagement। यानी वो यहाँ पे मैनेजमेंट कह रहा है कि जो हमारी मेन बेसिस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट की जो टर्म्स थी वो आप चेंज करो। यहाँ पे इस अकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट तो क्या है, ऑडिट में रीजनेबल आप ऑडिट ना करके रिव्यू कर दो, और दूसरा यहाँ पे मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर सकता है ऑडिटर से कि आप टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट ही चेंज कर दो। तो दोनों ही केसेस में स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑडिटर देखेगा कि जो रिक्वेस्ट का बेसिस है, जो मैनेजमेंट जिस बेसिस पे रिक्वेस्ट कर रहा है क्या वो रीजनेबल जस्टिफाइबल है कि नहीं है। अब यहाँ पे इस रिक्वेस्ट का मेन कारण क्या हो सकता है, तो तीन कारण हो सकते हैं कि चेंज इन दी सर्कमस्टेंसेज, यानी कुछ सर्कमस्टेंसेज चेंज हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ ऑडिट, यानी जो क्लाइंट था उसको पता ही नहीं था कि ऑडिट का स्कोप बहुत वास्ट होता है, तो इसीलिए बाद में अगर उसको समझ में आया तो वो चाह रहा है कि आप ऑडिट ना करके रिव्यू कर लो। तो ये कुछ बेसिक कारण हो सकते हैं, कुछ रीजंस हो सकते हैं। या फिर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ द ऑडिटर, यानी या कुछ भी हो सकता है बाय द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, कुछ सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में आग लग गई है, बुक्स ऑफ अकाउंट या ऑफिस में आग लग गई है, जिसके कारण जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे जो ऑडिटर को चाहिए, जो बेसिक है ऑडिट करने के लिए, तो क्योंकि वो आग में बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गए, तो यहाँ पे क्लाइंट भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा वो डॉक्यूमेंट्स। तो अगर कोई ऐसा कोई बेसिक कारण है जिसके कारण तो यहाँ पे ऑडिट हो ही नहीं सकती है, तो इसलिए ये दो कारण से यहाँ पे ऑडिटर या जो ऑडिटर देखेगा कि जो मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट है वो रीजनेबल जस्टिफिएबल है कि नहीं है, उस हिसाब से वो आगे अपने डिसीजन लेगा। अब देखिए, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री टू द चेंज टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट टर्म्स एंड द मैनेजमेंट डज नॉट परमिट, यानी जो रीजन उसने बताया है क्लाइंट ने, मैनेजमेंट ने, ऑडिटर को सही नहीं लग रहा है, ऑडिटर उसके ऊपर अग्री नहीं करना चाह रहा है। दूसरा, मैनेजमेंट डज नॉट परमिट ऑडिटर टू कंटिन्यू, यानी ऑडिटर को वो जो चेंज है वो समझ में नहीं आ रहा है, मैनेजमेंट का रीजन सही नहीं लग रहा है, और मैनेजमेंट नहीं चाह रहा है कि आगे कंटिन्यू वो ऑडिट हो, जो ओरिजिनल जिस हिसाब से ऑडिट हिसाब से डिसाइड हुआ था, तो मैनेजमेंट चाह रहा है कि ऑडिट ना हो कि रिव्यू हो, लेकिन यहाँ पे ऑडिटर इसके लिए तैयार नहीं है और मैनेजमेंट चाह रहा है कि ऑडिट ना हो कि रिव्यू हो। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट है तो ऑडिटर शैल विड्रॉ। ये इसलिए विड्रॉ की बात आ रही है क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर ने असाइनमेंट ऑडिट का चालू कर दिया है, अब जाके इनके बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो ऑडिटर यहाँ पे विड्रॉ कर देगा उस ऑडिट के असाइनमेंट से और रिपोर्ट करेगा। दोनों चीजें बहुत जरूरी है लिखना, तो यहाँ पे विड्रॉ कर देगा ऑडिट के असाइनमेंट से, साथ के साथ रिपोर्ट करेगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, और जैसी भी लीगल रिक्वायरमेंट है उसके बाद वो देखने के बाद ही उसका असाइनमेंट को विड्रॉ करेगा। कब विड्रॉ करेगा, तो ये दोनों केसेस लिखने हैं कि जब पहली चीज जब मैनेजमेंट ने कुछ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस के लिए बात की है, लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज कि टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज करने के लिए मैनेजमेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑडिटर को एक्सेप्टेबल नहीं है चेंज ऑफ द ऑडिट टर्म्स जो चेंज हुई है, और यहाँ पे मैनेजमेंट आगे कंटिन्यू करने के लिए राजी नहीं है। तो इन दोनों ही केसेस में ऑडिटर विड्रॉ कर देगा और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को रिपोर्ट कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा SA 210। तो आई होप आपको समझ में आया हो। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।